हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। तो फ्रेंड्स, आज हम हाजिर हैं आपके समक्ष टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ, जो डेली का डोज 23 जुलाई के नाम से आपके समक्ष उपस्थित है। और हम बारी बारी से सभी प्रश्नों पे चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो फ्रेंड्स, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो ये सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है, जिसे हम चर्चा करेंगे आज के सेशन में। तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जब भी कोई सेशन की शुरुआत करते हैं, जब भी हम प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं, उससे पहले हम एक मोटिवेशनल कोट के रूप में, एक मोटिवेशन फैक्टर के रूप में इसे हम लेते हैं, जिससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशनल जो कोट्स है वो है आपके स्क्रीन पे। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। तो फ्रेंड्स, आप जो जो भी किसी लक्ष्य की आपने निर्धारित कर रखा है या फिर किसी एग्ज़ाम्स के आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसके लिए समय प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि बिना किसी समय प्रबंधन के, बिना किसी रूटीन के, बिना किसी एक स्ट्रेटजी के आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। तो समय का प्रबंधन ही सारे सफलता का जो है वो मूल जो है निर्धारित, वो समय के प्रबंधन में ही निहित है। तो फ्रेंड्स, समय को बिना गवाए आप एक निश्चित स्ट्रेटजी पे चलें और समय का सही उपयोग करें और उस पर अनवरत रूप से कंटिन्यूअस एफर्ट लगाएं और लेबर के साथ, काफ़ी मेहनत के साथ आप अनवरत रूप से प्रयास करेंगे तो एक ना एक दिन आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स, हम सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 750 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला दिल्ली, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा पुदुचेरी और चौथा लद्दाख। तो इसमें जो सही जवाब है वो मैं आपको बता दूं बिना समय गंवाए। इसमें सही जवाब है लद्दाख। लद्दाख में हाल ही में 750 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी और ये यूनिवर्सिटी वहाँ अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए भी एक मॉडल का कार्य करेगी। और अगर हम बात करें तो अभी जो हमारे कैबिनेट में फेरबदल हुआ है और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया है अनुराग ठाकुर को, तो उनके हवाले से ये बताया गया कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के अस्तित्व में आने के बाद यह पाया गया कि यहाँ उच्च शिक्षा का कोई शीर्ष संस्थान नहीं है। इसके बाद ही केंद्र सरकार ने लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का फैसला लिया है, जिसे अब मंजूरी दे दी गई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जब लद्दाख में हम अभी ये नया नया बना है केंद्र शासित प्रदेश, तो इसमें हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की बात कर रहे हैं, जिससे वहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति होगी और शिक्षण संस्थानों के लिए एक मॉडल का कार्य करेगी। तो फ्रेंड्स, इसे आपको याद रखना है। इस तरह के प्रश्न आपके पीसीएस एग्जाम्स में और वनडे एग्जाम्स में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला है 10 जनवरी, दूसरा 15 मार्च, तीसरा 23 जुलाई और चौथा 12 अगस्त। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही जवाब है वो है 23 जुलाई। 23 जुलाई को हम नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में सॉरी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में हम मनाते हैं। 23 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं और इस दिन वर्ष 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जो मुंबई स्टेशन से रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया था, उसके उपलक्ष्य में हम भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 के दशक में हुई थी, आपकी जानकारी के लिए ये बता दें। और पहला कार्यक्रम 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब्स द्वारा प्रसारित किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है, तो ये 23 जुलाई को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। भारत की युवा पहलवान तनु ने कितने किलो भार वर्ग में कैडेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भारतीय युवा पहलवान तनु की बात हम कर रहे हैं, जिन्होंने
कितने किलोग्राम भार वाले, कितने वेट कैटेगरी में इन्होंने कैडेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है, ये प्रश्न है। और ऑप्शन है आपके सामने, पहला 43 किलो भार वर्ग, दूसरा 53 किलो भार वर्ग, तीसरा 65 किलो भार वर्ग और चौथा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही जवाब है फ्रेंड्स वो है 43 किलोग्राम के वेट कैटेगरी में तनु ने कैडेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने इस वर्ग में जीता है। और अगर हम बात करें तो भारत के युवा पहलवान तनु और प्रिया वैश्विक विश्व चैंपियन बन गए, जिन्होंने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीता है। और तनु ने 22 जुलाई को देर रात हुए मुकाबले में एक भी अंक नहीं गंवाते हुए 43 किलोग्राम वर्ग में खिताब अपने नाम कर लिया और देश का नाम इन्होंने रोशन किया है। और अगर हम बात करें इस प्रतिस्पर्धा की तो उन्होंने फाइनल में बेलारूस की वालेरिया मिकिसिच को मात दी है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, ये स्पोर्ट्स कैटेगरी से ये प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न आपके पीसीएस एग्जाम्स में और वनडे एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में किस देश ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है यहाँ आपके समक्ष, पहला जापान, दूसरा चीन, तीसरा नेपाल और चौथा भारत। तो इसमें जो सही जवाब है वो है चीन। चीन ने अपने स्पेस राइस की पहली फसल की कटाई की है। तो फ्रेंड जैसा कि आप सबको पता है कि अगर हम चाइना की बात करें तो आए दिन ये अलग अलग तरह के आविष्कार और अनुसंधान होते रहते हैं। तो चाइना ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है और चीन ने नवंबर में चांग E5 मिशन के तहत 23 दिवसीय चंद्रयान के दौरान चावल के बीज भेजे थे और ब्रह्मांडीय विकिरण और शून्य गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आने के बाद लगभग 40 ग्राम वजन वाले इन बीजों पर चीन के अंतरिक्ष प्रजनन अनुसंधान केंद्र में अनुसंधान किया जा रहा है। और चीन 1987 से चावल और अन्य फसलों के बीज अंतरिक्ष में ले जा रहा है और उन पर अनुसंधान कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और साइंस एंड टेक के सेगमेंट में इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि वह कौन सा देश है जो स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है। तो आपको याद रखना है चाइना, चीन का नाम आपको याद रखना है। और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम्स हो या फिर वनडे का एग्जाम्स हो, आपको पूछे जा सकते हैं इस तरह के प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार 2021 के लिए वैश्विक विकास दर लगभग कितने प्रतिशत है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आईएमएफ का प्रोजेक्शन है, एक अनुमान लगाया है कि 2021 के लिए वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत है। तो ऑप्शन है आपके समक्ष, पहला 4%, दूसरा 8%, तीसरा 6% और चौथा 9%। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही जवाब है वो है 6%। 6% का अनुमान आईएमएफ के द्वारा लगाया गया है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि समय समय पे अलग अलग जो रेटिंग एजेंसियां हैं वो इस तरह के अनुमान लगाती रही हैं। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो मूडीज़ रेटिंग एजेंसी होती हैं और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स रेटिंग एजेंसी है और यहाँ पे आईएमएफ का प्रोजेक्शन है। इसी तरह वर्ल्ड बैंक भी अपना प्रोजेक्शन समय समय पे अपना प्रोजेक्शन देती है, अपना अनुमान लगाती है। तो यहाँ पे आईएमएफ ने 2021 के लिए वैश्विक विकास दर लगभग 6% रहने की संभावना व्यक्त की गई है। और आईएमएफ के प्रबंध निदेशक जिनका नाम है क्रिस्टालिनी जॉर्जिवा ने कहा कि जब तक कोविड-19 टीकाकरण की गति नहीं बढ़ जाती तब तक आर्थिक सुधार में कमी आएगी। तो फ्रेंड्स आप सबको पता है, अगर हम ग्लोबल पैंडेमिक कोरोना की बात करें तो इससे विश्व स्तर पे एक अर्थव्यवस्था में ठहराव की स्थिति देखी जा रही है। और अगर हम भारत के संदर्भ में भी देखें तो भारत के भी विकास दर को इसने प्रभावित किया है। तो आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि 2021 के लिए वैश्विक जो ग्लोबल डेवलपमेंट रेशियो है वो 6% तक पहुंच जाएगी। और जब तक हम कोविड-19 वायरस के अगर हम टीकों में एक तीव्रता नहीं लाएंगे, जब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अचीव नहीं कर लेते हैं कि लोगों को टीकाकरण सुनिश्चित नहीं किया जाता, तब तक विकास दर धीमी रहने की आशंका है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है कि आईएमएफ ने वैश्विक विकास दर लगभग 6% रहने का अनुमान लगाया है 2021 के लिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने 20 जुलाई 2021 को दक्षिणी प्रशिक्षण रेंज
कपुस्टिन यार से अपनी नई S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला चीन, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश और चौथा रूस। इसमें जो सही जवाब है वो है रूस। रूस ने अपने नई S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और इस तरह के प्रश्न आपके साइंस एंड टेक सेगमेंट में इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसने अपने दक्षिणी प्रशिक्षण रेंज जिसका नाम है कपुस्टिन यार से अपनी S-500 वायु रक्षा मिसाइल को, इस प्रणाली को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और अगर हम बात करें S-500 मिसाइल प्रणाली अल्माज एंटी एयर डिफेंस कंसर्न द्वारा विकसित की जा रही है। और S-500 दुनिया का सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है और इसकी रेंज जो है वो लगभग 600 किलोमीटर होने की उम्मीद जताई जा रही है। और यह मिसाइल प्रणाली अंतरिक्ष से होने वाले हमलों का मुकाबला करने में भी सक्षम है। तो फ्रेंड्स आप सबको पता है कि रसिया हमेशा एक एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करता है और हमेशा इस तरह की टेक्नोलॉजी का परीक्षण रसिया के द्वारा देखने को मिलता है। तो उसी श्रेणी में S-500 मिसाइल का परीक्षण किया गया है। और इसका संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध रूस से है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला 64%, दूसरा 74%, तीसरा 84% और चौथा 70%। तो इसमें सही जवाब है 74% या 74%। तो केंद्र सरकार ने NPS के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 74% तक बढ़ा दिया है, जो पहले 49% हुआ करता था। और पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण, जिसे आप PFRDA के नाम से जानते हो, और अधिनियम बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को जोड़ता है। और जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, ये आपको याद रखना है। और बाद में 2009 में भी इसे सभी के लिए खोल दिया गया था। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे याद रखना है कि NPS के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो 49% से इंक्रीज करके 74% कर दी गई है। तो फ्रेंड्स इस तरह के प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेशलिटी स्टील के लिए कितने करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स ये इकोनॉमी सेक्टर से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है और आपको डेटा इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इसमें पहला है 5,322 करोड़, दूसरा है 4,322 करोड़ रुपए, तीसरा है 3,322 करोड़ रुपए और चौथा है 6,322 करोड़ रुपए। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही जवाब है वो है 6,322 करोड़ रुपए की राशि को स्पेशलिटी स्टील के लिए प्रोत्साहन योजना के रूप में मंजूरी प्रदान की गई है। और इसका जो बजट है वो 6,322 करोड़ रुपए का है। और इस कदम के अगर हम उद्देश्य की बात करें तो इस क्षेत्र से घरेलू निर्यात और विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और 6,322 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन 5 वर्षों में प्रदान किया जाएगा। और यह योजना जो है वो 5,25,000 से अधिक नौकरियों का सृजन करेगा। तो इससे रोजगार के अवसर भी सृजन किए जाएंगे और यह विनिर्माण को बढ़ावा देगा और आयात को कम करने में मदद प्रदान करेगा। तो फ्रेंड्स आपको ये डेटा याद रखनी है, कभी कभी डेटा से संबंधित भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, जुलाई 2021 को किस देश के दिग्गज फुटबॉलर अर्जेन रॉबेन ने पेशेवर फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरह से आप संन्यास या इस्तीफे से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको अक्सर वनडे एग्जाम्स में देखने को मिलता है कि उसमें पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दिग्गज फुटबॉलर अर्जेन रॉबेन की और इनका संबंध किस देश से है? तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा जर्मनी, तीसरा नीदरलैंड और चौथा फ्रांस। तो इसमें जो सही जवाब है फ्रेंड्स वो है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स के दिग्गज फुटबॉलर हैं जिनका नाम है अर्जेन रॉबेन। इन्होंने 37 वर्ष की उम्र में पेशेवर फुटबॉल से संन्यास लेने की हाल ही में घोषणा की है। और संन्यास लेने से पूर्व वह ग्रीनिंग FC की तरफ से खेल रहे थे। इससे पूर्व वह बायर्न म्यूनिख, चेल्सी, रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब से
खेल चुके हैं। ये सारे फुटबॉल क्लब के नाम हैं, जिनका नाम है बायर्न म्यूनिख, चेल्सी और रियल मैड्रिड। तो ये वहाँ पे अपनी सेवाएं दे चुके थे, उस क्लब की तरफ से खेल चुके थे, जिन्होंने हाल ही में फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगर हम इनके कैरियर की बात करें तो उन्होंने नीदरलैंड की तरफ से 96 मैचेस खेले हैं, जिसमें 37 गोल उन्होंने किया है। और वर्ष 2006, 2010, 2014 में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप में उन्होंने नीदरलैंड का प्रतिनिधित्व भी किया है। और इन्होंने अपने कैरियर के दौरान 12 लीग खिताबी जीते हैं, जिसमें 2010 का विश्व कप फाइनल भी शामिल है। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है। और ये नीदरलैंड के दिग्गज फुटबॉलर हैं, जिनका नाम है अर्जेन राबेन, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं फ्रेंड्स, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित कोवी होम नामक कोविड-19 परीक्षण किट को विकसित किया है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने IIT मद्रास, IIT रुड़की, IIT हैदराबाद और चौथा है IIT खड़गपुर। तो इसमें जो सही जवाब है वो है IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद ने हाल ही में कोवी होम नाम की कोविड-19 परीक्षण किट को विकसित किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होगा। और यह भारत का प्रथम रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 RNA परीक्षण किट है। और यह परीक्षण किट IIT हैदराबाद के छात्रों के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर, जिनका नाम है शिव गोविंद सिंह, के द्वारा विकसित की गई है। और यह परीक्षण घर पर एक किफ़ायती कीमत पर किया जा सकता है। इससे जो लोग हैं वो सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ परीक्षण, सेल्फ टेस्ट कर सकेंगे इस किट के सहायता से, जिसका नाम है कोवी होम। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास या अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप में कोई भी शुरुआती लक्षण दिखते हैं तो उसको आप कोवी होम की सहायता से, इस किट की सहायता से आप अपना परीक्षण कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो यह ICMR द्वारा अनुमोदित भी हो चुकी है। और यह परीक्षण किट जो रोग सूचक यानी सिम्टोमेटिक और स्पर्शोन्मुख यानी एसिम्टोमेटिक दोनों रोगियों के लिए 30 मिनट के भीतर कोविड परीक्षण के परिणाम देने में सक्षम है। तो फ्रेंड्स, ये अगर आप में सिम्टम दिखते हैं तो उसे सिम्टोमेटिक कहते हैं। उस आपको अगर सिम्टम दिखते हैं तो वो भी इस किट के सहायता से परीक्षण कर सकते हैं। और अगर आपको सिम्टम नहीं दिखते हैं, जिसे एसिम्टोमेटिक कहा जाता है, वैसे रोगी भी इससे अपना परीक्षण घर बैठे कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है कोवी होम और इसको डेवलप किया गया है IIT हैदराबाद के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आज हमने 23 जुलाई के नाम से टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस किया और आशा करते हैं कि आप सभी इससे लाभान्वित हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और भी जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, उनको हमारे एग्ज़ाम वॉरियर परिवार से जोड़ने की कोशिश करें। उसमें चैनल को सहायता करें, जिससे और भी लोग इससे सहायता उठा सके, लाभान्वित हो सके। तो फ्रेंड्स, आज का जो डेली के डोज के टॉप 10 करंट अफेयर्स थे उसे हमने डिस्कस किया। कल फिर हम हाजिर होंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ डेली के डोज के नाम से। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद।